तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। माओ माओ एंड जिंसी के एपिसोड नंबर 20 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें, और साथ में ही ओरिकी टीवी 2.0 को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरा सेकंड चैनल है और वो एक बैकअप चैनल है। इस चैनल के ऊपर यहाँ पर एक स्ट्राइक आ चुका है, अभी 2 स्ट्राइक आने बाकी हैं। अगर 2 स्ट्राइक भी आ जाते हैं तो ये चैनल बंद हो सकता है, इसीलिए ओरिकी टीवी 2.0 को जाकर सब्सक्राइब करें। चलो अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मामा को देखते हैं, जो यहाँ पर रूम को देखकर सोच रही होती है कि ये तो बेडरूम जिंसी का है। वो सोचती है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। तभी जिंसी की मेड यहाँ पर आती है और कहती है कि मामा थोड़ा आराम से, तुम्हारे पैर में भी चोट लगी थी, उसे भी ठीक किया गया है, तो तुम उसे ध्यान से मूव करो। ज़्यादा मूव करोगी तो यहाँ पर तुम्हें टाके लगे हुए हैं, वो खराब हो सकते हैं। अभी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जिंसी सर के रूम के अंदर हो और मैं तुम्हारे लिए ये दवाई लेकर आई हूँ। जल्दी से तुम इसे पी लो और तुम ठीक हो जाओगी। मामा उस दवाई को ले लेती है और उसे थैंक यू कहती है। साथ में ये बताती है कि जो तुम्हारा ड्रेस है वो उसने उतार कर रख दिया है और उसे भी धो दिया है उसने, और वो जो हो तुम बाद में पहन सकती हो। मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आ जाऊंगी, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मेरे लिए बुला सकती हो मुझे, और मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊंगी। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ ये सभी लोग मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं। गासू कहता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, मास्टर की लाइफ खतरे में है। हम देखते हैं कि मामा भी यहीं पर बैठी होती है। वो सभी को बताती है कि मैंने जो है ऑब्जर्व किया था इस खतरे को, इसीलिए मैं जो हूँ इन्हें बचा पाई हूँ। फिर हम देखते हैं कि मास्टर जिनसे यहाँ पर कहते हैं कि अच्छा, तो तुमने जो है इस खतरे को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकती हो, तुम्हें कैसे पता चला तुम्हें कि वो मंदिर का जो पिलर है वो गिरने वाला है। इस बात का अंदाजा तुम्हें किस तरह से हुआ, तुम बता सकती हो मामाओ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ये कैसे बताती हो। मामा यहाँ पर कहती है कि जी मैं बिल्कुल बता सकती हूँ। एक्चुअल में बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे थे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शक हो रहा था, और जितने भी इंसिडेंट अभी लास्ट मंथ में हुए हैं वो मुझे लग नहीं रहा था कि कोई इत्तेफाक है। जैसे कि यहाँ पर मास्टर कोहून जो थे वो उनकी डेथ हो चुकी थी, जो कि बोर्ड्स ऑफ राइट के मेंबर थे, और उनके मरने के कुछ दिन बाद हमने देखा कि यहाँ पर वेयर हाउस के अंदर आग लग चुकी थी। और फिर जब वेयर हाउस के अंदर जाकर मैंने तलाशी करी तो वहाँ से एक टूल जो था वो गायब हो चुका था। फिर जो टूल रूम का मैनेजर था वो भी बीमार था। उसका बीमार होने का कारण था कि वो जो है पॉइजन का यूज कर रहा था। उसने जो है गलती से पॉइजन खा लिया था, इसीलिए वो बीमार हो गया था, और इसीलिए वो यहाँ पर आ नहीं रहा था। इसीलिए मुझे ये सारी बातें जो है इत्तेफाक नहीं लग रही थी, इसीलिए मैं जो हूँ शक कर रही थी कि ये सच में हो सकता है, क्योंकि सेरेमोनियल टूल का खो जाना, कोई उसे चुरा ले जाता है और फिर यहाँ पर जो उसका स्टडी करता है उसे वहाँ से निकाल देना, ये सभी इत्तेफाक की बातें नहीं हैं। और फिर मैंने देखा कि जो मेटल का काम करते हैं उन्हें से जो है वो टूल बनाया गया, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता जो वो मेटल वर्कर से वो टूल बनाया गया होगा वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। यहाँ पर 2 लड़के जो है और खड़े हो जाते हैं, जो यहाँ पर कहते हैं कि तुम गलत कह रही हो। यहाँ पर मामा कहती है कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मेटल वर्कर्स ने सही से काम नहीं किया, या तो उन्हें जो है इस बात का पता नहीं होगा कि उस टूल का यूज़ कहाँ हो रहा होगा, या फिर उन्हें पता होगा उन्होंने जानबूझकर उसे वीक बनाया होगा। और वैसे मैं बता दूं, जिन्हें पता था ये टूल कितना मजबूत बनाना चाहिए वो तो मर चुके हैं। उनके जो बच्चे हैं वो मेटल वर्क का काम कर रहे थे, तो उन्हें लगता नहीं होगा कि कोई अंदाजा होगा, या फिर उन्हें जो है जो बनवाने वाला होगा उसने बताया नहीं होगा ढंग से। एक दूसरा बंदा कहता है कि अरे तुम क्या बातें कर रही हो, किस तरह के मेटल के बारे में बोल रही हो। तो वो कहती है कि इस तरह के मेटल भी होते हैं जो सूरज की रोशनी में आते ही वो भाप बन जाते हैं, और मेटल वर्कर को पता होगा इस मेटल्स के बारे में भी, तो क्या पता उसी मेटल से उसने जो है वो टूल बनाया होगा, और फिर वो टूल जो है धूप में आते ही वो खराब हो गया होगा। जिनसी यहाँ पर कहता है कि इसका मतलब मामा तुम्हें ये लगता है कि इसने जो है इसमें किसी ने चालाकी करी है, और यहाँ पर जिसने भी ऑर्डर दिया होगा उसने बताया नहीं होगा, यानी कि उसने भी कोई ना कोई जासूसी की है यहाँ पर। मामा कहती है कि हाँ बिल्कुल, मेरे को भी डाउट हो रहा है मेटल वर्कर पर, बट उन्हें पता नहीं होगा, तो मेरा जो डाउट है वो थोड़ा सा कम है। बट हो भी सकता है कि उन्हें पता हो कि इसका यूज कहाँ होता है, और फिर भी जानबूझकर उन्होंने उनकी बात मान ली।
पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेटल वर्कर जो है इस तरह का काम क्यों करेंगे। क्या उन्हें पता नहीं होगा कि ये जो है किसी मास्टरमाइंड का काम है। तो यहाँ पर वो सोचता है जिनसी कि अच्छा तो वो लोग चाहते हैं मुझे मारना, तुम्हें ऐसा लगता है। तो यहाँ मामा कहती है कि हाँ मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि ये किसी तरह का एक्सीडेंट नहीं हो सकता, किसी ने मास्टरमाइंड ने ये प्लान किया होगा तुम्हें मारने का। और अभी के लिए मास्टर जिनसी मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, इसके बाद का जानकारी मेरे पास नहीं है और अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है कि वो मास्टरमाइंड कौन है। यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि सेरेमनी में यहाँ पर जिनसी क्या कर रहा था और वो जो है इस सेरेमनी को हमेशा से कंटिन्यू करता आ रहा है, तो ये किस तरह का लड़का है। मामा को अभी यहाँ पर जिनसी के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं है, शायद इसीलिए वो ऐसा सोच रही होगी। फिर हम देखते हैं कि गाउसू से वो बात करता है और यहाँ पर मामा जो है बस उनकी बातों को सुनती रहती है। वो सोचती रहती है कि अब मुझे जो है अगला स्टेप क्या लेना चाहिए। अगले सीन में देखते हैं कि वो अपने चेहरे को देख रही होती है शीशे के अंदर कि वो सही से ठीक हो गया है या नहीं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जिनसी की जो मेड होती है वो उसके पास आती है और वो उससे कहती है तुमसे मिलने के लिए एक गेस्ट आया हुआ है। गेस्ट कोई और नहीं बेसन ही होता है, जो यहाँ पर बताता है एक खबर के बारे में जो कि सुरई के बारे में होती है। वो कहता है कि सुरई जो है अब मर चुकी है, यहाँ पर कुछ कोप्स जो हैं वो भी मर चुके हैं उसके साथ में ही। वो उसके रूम में गए थे और उन्होंने पता लगाया कि वो जो है पॉइजन खाकर खुद से ही मर गई है, बट मुझे समझ में नहीं आया कि बाकी के कोप्स जो हैं वो क्यों मर गए। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो मामा होती है वो सोचने लग जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो चाहती है कि वो और कुछ डिटेल में वो बताए कि ये किस तरह से प्लान कर रहे हैं ये लोग। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है वो बताता है कि मुझे नहीं पता है कि सुरई का डेथ का कारण क्या है, बट अभी तक डॉक्टर ने कन्फर्म किया है कि उसने जो है जहर खाकर इसको सुसाइड कर लिया है। फिर हम देखते हैं कि बासन यहाँ से चला जाता है, बट मामा जो होती है वो सोचने लग जाती है कि वो अपने आप को क्यों मारेगी। मैंने भी उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया है, बट मैंने नहीं देखा कि वो जो है खुद से मरना चाहती है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी जो है इस तरह से नहीं थी। इसलिए मामा को यहाँ पर शक होने लग जाता है और वो उसके बारे में ही सोचने लग जाती है। काम करते हुए भी वो सोच रही होती है कि कैसे वो जो है मर गई होगी। उसका तो ना तो आगा था ना तो पीछा था, ना तो पास्ट ना तो फ्यूचर, उसके साथ कोई और भी नहीं था, फिर भी वो अपने आप को क्यों मारेगी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जब मैं उससे मिली थी तो उसने मुझे कहा था कि वो जो है किसी ऐसे दवाई का इन्वेंट करना चाहती है जो है मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती है। वो कहती है कि आने वाला जो समय होगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। वो भागते हुए यहाँ मास्टर जिनसी के पास आती है और वो कहती है कि मुझे जो है वहाँ पर जाना है, यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे जो है उसकी लाश को चेक करने के लिए जाना है। बट ये सब कहते वक्त यहाँ पर जो हमारी मामा होती है उसके चेहरे पे अलग ही तरह की स्माइल होती है, क्योंकि उसे जो है इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और साथ में दवाइयों को बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर गाउसू, मास्टर जिनसी और मामाओ तीनों जो है यहाँ पर चेक करने के लिए आ जाती हैं उसके लाश को, कि वो जो है इन्वेस्टिगेशन करने वाली है मामाओ। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर वो रहने वाला बंदा भी आ जाता है जिस डॉक्टर ने यहाँ पर पहले ही इन्वेस्टिगेशन करी थी कि वो जो है जहर लेकर मर चुकी है। मामा को इसी बात का शक होने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर सुरई और इस डॉक्टर का रिलेशन जो हो काफी ज्यादा अच्छा नहीं है। शायद इसी वजह से इसने जो है गलत रिपोर्टिंग कर दी हो और क्या पता इसी ने उसको मार दिया हो। अब मामा जो है बहुत सोचने के बाद उस डॉक्टर से पूछती है कुछ सवाल। वो कहती है कि मरने के बाद जब तूने इन्वेस्टिगेशन की थी तो उसके बॉडी के अंदर किस तरह की खुशबू आ रही थी या किसी तरह की बदबू आ रही थी क्या। वो जो है यहाँ पर टोन एप्पल के बारे में पूछती है जो कि एक तरह का पॉइजन होता है। वो जानना चाहती है क्या वो उस पॉइजन की वजह से मरी है। अगर उस पॉइजन को वो तोड़ने के लिए गई होगी तो उसके बॉडी से बदबू आ रही होगी, अगर नहीं गई होगी तो उसके बॉडी से बदबू क्यों आएगी। अब यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि मैं जो हूँ सही पक्के तौर पे आपको ये बता नहीं सकता हूँ कि बदबू आ रही थी या नहीं आ रही थी। मामा जो होती है वो कहती है अच्छा ये बात है, तो वो जो है कहती है कि चलो मैं खुद ही चेक करके देख लेती हूँ। वो यहाँ से जाती है वो उस कुल्हाड़ी को लेकर आने के लिए, उस डब्बे को तोड़ने के लिए, क्योंकि सुरई की लाश उसी के अंदर होती है। वो जो है खुद से उसकी लाश को देखना चाहती है और एग्जामिन करना चाहती है कि क्या रीजन है उसके डेथ का। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो है उस डब्बे को खोल देती है, उसमें एक लाश पड़ी होती है। वो उसे देखकर कहती है ये तो सुरई नहीं है, बट वो डॉक्टर रोने लग जाता है और वो कहता है कि यही तो सुरई है, यही मेरी सुरई है, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और
और वो जो है उसका हार्ट बहुत ही ज़्यादा मूव नहीं कर रहा था और उसके पल्सेस भी नहीं चल रहे थे। मैं उसके पास ही था। उसका हार्ट बहुत ही ज़्यादा क्लीन है और वो बहुत ही साफ दिल की लड़की है। मामा जो होती है उसके बातों को सुन रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर शायद वो लड़का जो है सुरई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता होगा, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। यहाँ पर वो रो रहा होता है। यहाँ पर वो सोच रही होती है मामाओ कि कुछ भी हो सकता है कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि इसका मतलब वो ट्रॉन एप्पल जो था वो उसके अंदर से बदबू नहीं आ रहा था, यानी कि उसने जो है किसी तरह के मेडिसिन का यूज़ किया होगा और उसे खा लिया होगा। उसके बाद वो मर गई होगी। वो जो है उस मेडिसिन को तोड़ने के लिए नहीं गई होगी। उसने खुद से वो जहर प्रिपेयर नहीं किया होगा, किसी और ने प्रिपेयर किया होगा। फिर मामा कहती है यहाँ पर कि मुझे लगता है कि उसे ट्रैक करना इम्पॉसिबल सा मुझे लग रहा है। फिर जिंसी कहता है कि क्यों, तुम्हें जो है यहाँ पर कोर्प्स पर शक नहीं जा रहा है, क्योंकि वो लोग भी तो यहाँ पर मर चुके हैं। क्या तुम उनकी बॉडी को चेक करना नहीं चाहोगी? तो यहाँ मामा कहती है मुझे लग रहा है कि वो जो है जानबूझकर उसकी बॉडी को जल्दी से जल्दी मिटाना चाह रहे हैं, ताकि मैं जो हूँ इन्वेस्टिगेशन ना कर सकूँ। इसीलिए उसकी लाश को भी उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। पर यहाँ पर जो सुरई की अर्थी होती है वो उन्हें मिल जाती है, क्योंकि मामा जो है वो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा तेज है। वो सोल्जर से वो बहुत ही आगे की तरफ चल रही है। उनके जलाने से पहले ही वो यहाँ पर आ चुकी है और वो अब सोच रही होती है कि किस तरह से वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाए। यहाँ पर वो उसकी लाश को देखती है और कहती है कि अब ये जो है ये मरने वाली नहीं है, अभी ये मरी नहीं है। अब ये जो है खुद से उठकर बताएगी हमें कि क्या हुआ था, और फिर हम देखेंगे कि वो जो है हमें कहाँ तक लेके जा रही होती है। डॉक्टर कहता है कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो। जिंसी भी कहता है कि इस तरह का चीज़ें होता है क्या? तो मामा कहता है कि हाँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। किस तरह के ड्रग्स होते हैं जो बॉडी को मूव करने में हेल्प कर सकते हैं, बस हमें उस ड्रग्स को लेकर आना पड़ता है और फिर जो है हम उसे जो है यूज़ कर सकते हैं। मुझे उसके कुछ इंग्रेडिएंट के बारे में पता है, पर पूरी तरह से उसे कैसे बनाते हैं उसके बारे में मुझे नहीं पता है। तो मामा के पैर में तो चोट लगी होती है, इसलिए वो गासू को कहती है कि तुम चेक करके आओ। तो गासू एक तरह की कवर को ढूंढता है जहाँ पर नेल जो होते हैं वो होते ही नहीं है। फिर वो जो है उसका शक उस पर चला जाता है। वो कहता है कि उसको जाकर लेकर आओ। फिर हम देखते हैं कि वो लोग उठाकर इसे लेकर आते हैं और जब वो खोलते हैं तो इसी के अंदर ही जो लाश पड़ी होती है, जो कि सुरई की लाश होती है। अब यहाँ पर सुरई की लाश को वो लोग अलग रख देते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ से जा रहे होते हैं और डॉक्टर पीछे मुड़कर हल्का सा देखता है, फिर भी वो चला जाता है। जिंसी यहाँ पर कहता है मामाओं से कि जो तुम करना चाह रही हो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। यहाँ पर मामा कहती है कि मुझे लगता है कि इनकी कोई प्लानिंग होगी, क्योंकि वो उसकी लाश को जलाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जो है कबर को चेंज किया होगा। अगर वो उसकी लाश को जला देते तो वो जो है अपने प्लान में कामयाब हो जाते और उनकी जो है जीत हो जाती। बट अभी जो हूँ मैं आ चुकी हूँ, तो मैं जो हूँ इसको जिंदा करने की कोशिश करूंगी। वो ज़्यादा समय के लिए तो जिंदा नहीं होगी, पर जिंदा होकर वो वहीं पर जाएगी जहाँ पर उसे मारा गया था, क्योंकि मामा को लगता है कि वो लड़की जो है बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो उस तरह की लड़की थी ही नहीं जो अपनी जान ले ले खुद से। मामा सोचती है कि क्या वो मुझे सिखाना चाहती है कि मैं उस दवाई को कैसे बना सकती हूँ जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है। क्या पता उसी वजह से उसने पॉइजन ले लिया हो, ताकि मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आऊँगी तो वो जो है यहाँ पर मुझे जिंदा करेगी, और जैसे ही मैं उसको जिंदा करूँगी वो जो है पता चल जाएगा दवाई कैसे बनता है। अगले सीन में लेडी लाउलन को देखते हैं, जो यहाँ पर उसकी नौकरानी होती है उसके कुछ कान में कहती है, और दूसरी तरफ हम जिंसी को देखते हैं जो यहाँ पर बैठा होता है। वो सोच रहा होता है कि क्यों उसे मारा गया। सूरीन के बारे में ही वो सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि कोई रीजन अभी सही से क्लियर नहीं हुआ है कि पता नहीं उसे क्यों मारा गया। क्या पता उसके टीचर ने ही उसे मार दिया गया हो, बट उसका जो टीचर था वो उसे उठाकर लेकर आया था, यानी उसने जो है उसे अडॉप्ट कर लिया था, वो उसका फादर था। यहाँ पर वो बहुत ही पुराने समय की बात को सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि गासू यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और यहाँ पर वो कहता है, जिंसी होता है कि तुम जो हो मेरे लिए ये सब लेकर आए उसके लिए थैंक यू। वो उसके लिए एक दवाई लेकर आया होता है। दवाई किस काम का है वो भी पता चल जाएगा आपको अभी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से जो है दवाई उठाकर पहले गासू पी लेता है। गासू कहता है कि क्या आप मामाओं के बारे में चिंता कर रहे हैं या फिर लाखन के बारे में। यहाँ जिंसी जो होता है लाखन के बारे में भी सोच रहा होता है, जो कि मामाओं का फादर होता है, और साथ में वो यहाँ पर मामाओं के
बारे में भी सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि पता नहीं इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं उसके साथ। जिनसी यहाँ पर गाउसू से कहता है कि क्या कल हमें जो है रानियों के महल के अंदर जाना है। तो गाउसू कहता है कि हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? तो जिनसी कहता है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर वो कहता है कि अगर आप ये दवाई ड्रिंक करना नहीं चाहते हैं तो आप इसे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिनसी कहता है कि मुझे इसे पीना ही पड़ेगा क्योंकि ये मुझे गे बनाकर रखता है। जैसा कि आपने सुना वो सही सुना। यहाँ पर जिनसी जो होता है वो इस दवाई को पीकर अपने मेल हार्मोन को कम कर देता है, यानी कि वो जो है यहाँ पर गे बन रहने की कोशिश कर रहा होता है। अब वो यहाँ पर गे बनने की कोशिश क्यों कर रहा है, इसका पीछे क्या कारण है, वो तो इस एपिसोड में नहीं बताया गया। आने वाले एपिसोड में ये बताया जाएगा। फिलहाल हम आगे की स्टोरी को देखते हैं। वो कहता है कि मुझे गे बने रहने के लिए इस दवाई को पीना पड़ेगा। अब ये चाहे कितनी भी कड़वी हो, मैं इसे पी के ही रहूंगा क्योंकि कई सालों से मैं ये दवाई पी कर आ रहा हूँ। गाउसू कहता है आपके चक्कर में ये दवाई मुझे भी पीना पड़ रहा है, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे तो पहले ही 2 बच्चे हैं जो अब जो है शादी करने के बाद मैं जो हूँ दादाजी बन जाऊंगा। जिनसी यहाँ पर उसको देखता है और कहता है क्या तुम्हारे बड़े भाई लड़के की शादी हो गई? इसका मतलब जो है उसका बच्चा होगा तो तुम जो हो यहाँ दादाजी बन जाओगे। तो वो कहता है कि हाँ, आपने सही सुना है। जिनसी यहाँ पर कहता है कहीं तुम मुझे ये याद तो दिलाना नहीं चाहते है कि मैं भी जाके शादी कर लूँ, क्योंकि मेरी भी एज हो चुकी है। अब मैं जो हूँ 19 का हो चुका हूँ, यानी 19 साल का हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि गाउसू कहता है कि हाँ, मेरा बड़ा वाला लड़का जो है वो भी 19 का हो चुका है। जिनसी कहता है मैं मजाक कर रहा था, मेरी एज तो 24 है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों जो है बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हम वो बताता है कि मेरी तो कोई वाइफ जो है अब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है वो चीज़ को करने की, इसीलिए मैं ये दवाई पी सकता हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो जो है लाउलेन के पास आ रहे होते हैं। लाउलेन की जो आउटफिट होती है वो अलग तरीके से होती है। यहाँ पर वो कहता है कि आपकी आउटफिट बहुत ही अच्छी है, मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर वो जो है इसके बारे में हमें बताने लग जाता है कि लाउलेन जो है वो हमेशा जो है अलग अलग कपड़े पहनती है। वो हर बार जब आप उससे मिलोगे तो अलग अलग ड्रेस की वो कपड़े पहनेगी, क्योंकि वो उसको पहनना अच्छा लगता है। उसे अच्छा लगता है लोगों को कंफ्यूज करना अपने अलग अलग लुक से। हर 10 दिन में वो कभी ना कभी किसी ना किसी को कंफ्यूज कर देती है। और फिर वो बताता है कि लाउलेन जो है वो बहुत ही अच्छी यहाँ पर रानी है, राजा उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वो सभी लोग जो है इसका बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं, जितने भी यहाँ पर नौकरानियाँ हैं वो सभी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बस वो हाय हेलो करने के लिए आया होता है, उसके बाद वो उसके रूम से निकल जाता है। वो सोचता है कि और भी जो रानियाँ होंगी इसी तरह से ही रह रही होंगी। वो लिसु के बारे में भी सोचता है। वो कहता है कि वो भी बहुत ही अच्छी लड़की है, उसे भी राजा बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको भी। और उन दोनों के मिलने की वजह से एक उन्हें जो है यहाँ पर लड़की भी हुई है और साथ में एक लड़का भी हो सकता है। अब वो ये लड़की हो या फिर लड़का हो अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ है। वो कहता है कि पता नहीं वो कहाँ पर होगा। ये बात तो 10 साल पुरानी है, जब यहाँ पर रानी को एक बच्चा हुआ था। उसके बाद वो जो बच्चा है पता नहीं कहाँ चला गया। वो जो डॉक्टर आया था वो भी गायब हो चुका है, जो उसे बच्चा प्रेग्नेंट थी तो निकालने के लिए वो आया था। बट बच्चा निकालते वक्त जो रानी थी उसका जो गर्भ है वो खत्म हो चुका था, यानी कि अब वो दोबारा बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। बट वो जो बच्चा पैदा हुआ था वो अभी उनको मिला नहीं, और वो भी पता नहीं कहाँ पर होगा। क्या पता वो राजा बनने की तैयारी कर रहा हो, या क्या पता उसे पता ही नहीं हो कि वो राजा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो गोइकू के पास आया होता है। गोइकू देखने में बहुत ही ज़्यादा थकी हुई लग रही होती है। यहाँ जिनसी कहता है कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा थकी हुई लग रही हैं, कोई दिक्कत है क्या? गोइकू कहती है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम आकर मुझसे बात कर सकते हो, बस मुझे अंदर से ही थकावट हो रही है। और सच बताऊँ तो तभी सीन चेंज हो जाता है। जिनसी यहाँ पर मामा के पास आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें जो है राजमहल में जाना पड़ेगा, क्योंकि गोइकू जो है उसका जो है पीरियड स्टॉप हो चुका है। यहाँ पर मामा सोचती है कि जब भी किसी लेडी का पीरियड स्टॉप हो जाता है इसका मतलब ये होता है कि वो जो है प्रेग्नेंट है, या फिर कोई और बात है। जिनसी तो इसे इन्फॉर्मेशन दे देता है। वो पूछती है कि कब स्टार्ट करना है, तो वो कहता है कि तुम आज से ही अपना काम स्टार्ट कर सकती हो, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, इसीलिए तुम्हें जो है वहाँ जाना पड़ेगा। अंदर ही अंदर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इस बार भी उसे मौका मिलता है जहर चेक करके रानी को खाना देने का, क्योंकि हो सकता है उसके पेट में बच्चा हो, तो उसे लगता है कि यही काम उसे दोबारा भी मिलेगा।
पड़ेगा। जिनसी ने मुझे ये काम बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से रखा दिया हुआ है, इसीलिए मुझे उसके भरोसे को कायम रखना पड़ेगा और ये मुझे काम बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि वो मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपने अच्छे मूड में आ जाती है। जिनसी की जो मेड होती है वो कहती है तुम बहुत ही अच्छे ज़्यादा मूड में लग रही हो। तो मामा कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उसकी मेड कहती है मुझे पता है कि तुम अच्छे मूड में हो, क्योंकि मैं तुम्हें देखकर ही पहचान लेती हूँ कि तुम जो हो अच्छे मूड में हो या फिर खराब मूड में हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मामा होती है वो जाने की तैयारी में होती है। वो सोचती है कि अब मुझे हर रोज़ यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि खाने में पॉइजन है या फिर नहीं है, और फिर यहाँ पर रानी को बताना पड़ेगा कि इस खाने में पॉइजन है या फिर नहीं है। यहाँ पर वो सोचती है कि रानी के जो पीरियड्स हैं वो जो है रुक चुके हैं, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका ओरिजिनल कारण क्या है। वो उस बच्चे को भी देखती है जब वो पैदा हुआ था, अब वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दुओ जो है यहाँ पर एडवाइस करने के लिए भी उसके साथ रहती है। यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि मैं बहुत ही छोटी लड़की हूँ और मुझे जो है इतने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम दिया जा रहा है। जितना ज़्यादा बड़ा काम होता है उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उतना ज़्यादा सर में दर्द हो जाता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि दो बच्चे बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने उसको खरीद लिया है। बेसन वहाँ पे उनकी बातों को सुन लेता है, बट उसे समझ में नहीं आता है कि किसने किसे खरीद लिया है। अगर आपको जानना है और समझना है कि किसने किसको खरीदा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे मुझे जो है जॉब करने भी जाना होता है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए वीडियो थोड़ा सा लेट बनाता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं फुल टाइम तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊं तो तुम जो हो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, ताकि हमारा चैनल और भी ज़्यादा ग्रो हो। और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।